नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और यहां से आधे घंटे में कमोडिटी बाजार में नॉन एग्री कमोडिटी और एग्री कमोडिटी में किस तरह की रफ्तार है और ऐसे में आपकी रणनीति क्या हो, इस पर विस्तार से होगी बातचीत। साथ ही आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होगी। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, दोनों नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी से ताल्लुक रखते हुए, और वो आपको नेविगेट कर हेल्प करेंगे कि इन स्तरों पर आखिरकार कमोडिटी बाजार में आपको करना क्या चाहिए। क्विकली आपको बता देते हैं सवाल पूछने का तरीका। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल लगातार फ्लैश होते हुए दिखेंगे और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी फ्लैश होंगे। हमें संपर्क करें। आपके कमोडिटी बाजार से जुड़े, नॉन एग्री कमोडिटी से जुड़े सवाल उन मीडिया हैंडल्स पर हमें पूछें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमें पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दे पाऊं। इस बीच हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े हैं उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी हैं, डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से। तेजस अनिल शिग्रेकर, चीफ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटीज एंड करेंसीज एंजल वन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश खन्ना, टेक्निकल एनालिस्ट कमोडिटी करेंसी मरे एसेट शेर खान से हमारे साथ है, और नितिन केडिया जी AIJGF से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का बहुत स्वागत है। इतनी नाव स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आज की शुरुआत जो है बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल, वैसे तो हर रोज हम शुरुआत सोने चांदी की चाल से ही करते हैं, लेकिन जो जबरदस्त रैली सोने चांदी की चाल ने दिखाई है और सोने से भी आगे बढ़कर चांदी में जिस तरह के मोमेंटम देखने को मिले हैं, चांदी में मेगा रैली का दौर है। 3,27,998 के स्तर, रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचती हुई 12 दिसंबर 2025 को चांदी 2 लाख के पार थी। वहां से ये स्तर, ये सफर छुआ है और एक साल में अगर चांदी के रिटर्न्स की बात करें 240% तक के रिटर्न्स चांदी में देखने को मिले हैं। सीधा आपकी तरफ बढ़ेंगे नितिन जी और आपसे समझना चाहेंगे, घरेलू बाजार में प्रीमियम पर चांदी है। भारत में चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले काफी ऊंचे प्रीमियम पर मिल रही है और सामान्य परिस्थितियों में प्रीमियम 1 से 3% होता है। वर्तमान में भारत में चांदी की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से 5% ज्यादा ऊपर है। ETF डिमांड की वजह से कुछ जगहों पर प्रीमियम 10 से 12% तक भी पहुंचे हैं और हाजिर में 30,000 रुपए प्रति किलो तक भी प्रीमियम पहुंचते हुए दिखे हैं। किस तरह से देख रहे हैं नितिन जी इस पूरे के पूरे सिनेरियो को? हाँ, हम समझ रहे हैं कि चांदी की आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन ऐसे में प्रीमियम की स्थिति पर आप क्या कहेंगे नितिन जी? मानसी जी, गणपति के दौरान आपसे पिछला कनेक्ट हुआ था जब ट्रम्प टैरिफ लगी थी, तो जीवन के नए पड़ाव की नई यात्रा के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, ये जो प्रीमियम्स चल रहे हैं जी, हम ये देख रहे हैं कि 30,000 रुपए तक के जो प्रीमियम्स है वो आ चुके हैं बाजार के अंदर। तो ये जो 30,000 रुपए का प्रीमियम आया है, हमने आज फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी एक लेटर भेजा है जिसमें हमने उनसे मांग करी है कि आप ये इस बात की जांच करें कि अगर ये बात सही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने वाली है, तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बाहर कैसे आई है। और इसका संज्ञान लेने के लिए हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक पत्र लिखा है, क्योंकि ये जो 30,000 32,000 रुपए के प्रीमियम्स चल रहे हैं MCX के ऊपर, ये सामान्य प्रीमियम नहीं है और इसी वजह से हम हाजिर बाजार में भी देख रहे हैं 20,000 के प्रीमियम चल रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है, जैसे ही इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं तो ये प्रीमियम जीरो हो जाते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका पर्टिकुलरली लॉस हो जाता है। तो ये 25 से 30,000 रुपए का जो प्रीमियम है, ये सामने रखे लड्डू को खाने भी नहीं दे रहा है और लड्डू को छोड़ा भी नहीं जा रहा है। कुछ ऐसी स्थिति बन गई है। मानसी जी, एब्सोल्युटली, बेहद अच्छे बेहतरीन तरीके से नितिन जी आपने इस पूरी स्थिति को समझाया। आपसे और ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच चांदी और गोल्ड में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, मनोज जी आपका भी स्वागत है। कैसे देखा जाए इस पूरे के पूरे सिनेरियो को? सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि निवेश कैसे करें सोने चांदी में, सवाल तो अब आम खरीदारों के मन में भी ये है कि एक खुशी जरूर है सोने चांदी में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन भारत जैसा देश जहां पर सेंटिमेंट्स, ट्रेडिशंस से जुड़ा हुआ है सोने चांदी में खरीदारी का ये रुख, कैसे देख रहे हैं आप और निवेश के नजरिए क्या बन रहे हैं इस वक्त? नमस्कार मानसी जी, जहां तक सोने और चांदी में निवेश का सवाल है तो लगातार हम आपके चैनल के माध्यम से निवेशकों को लगातार जागरूक करते हुए आए हैं। 3 लाख तक के लक्ष्य दिए थे, उसके बाद फिर हमने जो लक्ष्य है वो अपवर्ड रिवाइज करके 3,50,000 से 60,000 किए हैं और आज हम देख रहे हैं कि चांदी 3,25,000 के स्तर के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पे निवेशकों को ध्यान रखना है कि सोना और चांदी में शॉर्ट सेल कतई नहीं करना है।
ये एक स्ट्रक्चरल बुल रन है और हम उसी के चलते यहाँ पे बड़ी तेजी जो है सोने और चांदी में देख रहे हैं। चांदी में वॉलेटिलिटी यहाँ पे सोने के मुकाबले काफी ज्यादा रही है और आगे भी ये वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बनी रहेगी। तो चांदी में थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें, पोजीशन छोटी रखे, डिप्स में बाय करते रहे। अभी भी जो मार्केट का ट्रेंड है ओवरऑल वो पॉजिटिव है। हमारा मानना है कि 104 एक इमीडिएट जो टारगेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 3,50,000 से 3,60,000 के स्तर आ सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्स आते हैं 3,20,000 से 3,14,000 के रेंज में, तो बाय करके चलना चाहिए 3,06,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से। वहीं सोने में यहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा लगता है, जिस तरह से यहाँ पे जो ग्रीनलैंड इश्यूज को लेकर के यूएस और यूरोप के जो देश आमने सामने हैं, तो उसके चलते हमारा मानना है कि जो सेफ हेवन बाइंग है सोने की वो यहाँ काफी मजबूत होती हुई नजर आएगी। सोना $4,700 के पार निकलता हुआ नजर आया है और हमारा मानना है कि अब हम $5,000 के बेहद करीब हैं। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,60,000 शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में $5,500 और भारतीय बाजारों में 1,80,000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो सोने में काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे इमीडिएट अगर किसी को रणनीति बनानी है तो फरवरी मंथ की गोल्ड मिनी की 1,50,000 की कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 6,000 से 6,500 के रेंजेस में 4,800 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट वहां पे 8,000 से 8,500 तक के रखे जा सकते। एब्सोल्युटली। तो सोने चांदी में बिकवाली के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। पोजीशन है तो बरकरार रखना है और अगर आपकी अपटाइट, आपकी कैपेसिटी है तो और ज्यादा एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे मार्च 2025 से लेकर अब तक चांदी जो है कहां 1.5 लाख के स्तर से सीधा 3 लाख और 3,20,000 के पार जाती हुई दिखी है। जबरदस्त रिटर्न्स यहां पर चांदी में मिलते हुए दिखे। यहां से भी फर्दर अपसाइड न सिर्फ चांदी में, गोल्ड में भी नजर आ सकते हैं। पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। हमारे व्यूवर्स के सवाल, राकेश खन्ना भी हमारे साथ। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। जितने भी व्यूवर्स हैं, मेजॉरिटी सबके सवाल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिल्वर पर है और उनका यही पूछना है कि एंट्री अपॉर्चुनिटी क्या है, नजरिया क्या बन रहा है, पोजीशन है तो क्या करें। कुछ सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद चांदी और सोने पर आपका टेक भी समझना चाहूंगी। निखिल कुमार दिल्ली से पूछ रहे 1 साल के लिए चांदी में नजरिया बताएं। दिनेश महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं चांदी में 2,92,500 पर बिकवाली की है, अब यहां से क्या किया जाए। संदेश मेहता गुजरात से पूछते हैं चांदी में खरीदारी करना चाहते हैं, किस लेवल पर खरीदे हम। वहीं प्रवीण हिसार से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूछा है 2,71,000 में चांदी के 6 लॉट्स खरीदे हैं, स्टॉप लॉस टारगेट्स बताएं। राकेश जी, ढेर सारे सवाल और लगभग सारे के सारे सवाल सिल्वर को लेकर। जी नमस्ते सभी दर्शकों के लिए। मैं स्टार्ट करूंगा पहले तो जिन्होंने 2,71,000 से चांदी जो बाय की है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा कि अभी भी देखा जाए तो सिल्वर एक्चुअल अब क्या हो गया कि गोल्ड को एज ए हेज देखा जाता है करेंसी के सामने अभी, इसलिए इनका इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए कि नहीं, इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है डॉलर इंडेक्स। अगर आज आप देखोगे कि डॉलर इंडेक्स ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दे दिया है और नीचे में वो अपने सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी 98.67। अब डॉलर इंडेक्स इज इनवर्सली कोरिलेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। अगर डॉलर इंडेक्स वीक होगा तो गोल्ड सिल्वर में और तेजी आने वाले टाइम में देखी जाएगी और डॉलर इंडेक्स अगर अपने बॉटम सपोर्ट में नीचे 97.42 दिखता है जो सपोर्ट टेस्ट करेगा, तो ओवरऑल ट्रेंड डॉलर इंडेक्स में बेरिश लग रहा है, जो ऑटोमेटिकली गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्ट ही होगी। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो $95 का, वो सिल्वर ने आज वो टच कर दिया। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो जैसे सर ने भी कहा $100 का टारगेट तो दिख ही रहा है सामने में, और अगर उसको ब्रीच करता है तो $109 भी दिखता है। अभी भी ट्रेंड बुलिश है, नीचे में 92 और $90 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इंडियन रुपी टर्म में मैं बात करूं तो थोड़ा बाय ऑन डिप्स में जाऊंगा, करंट लेवल पे नहीं जाऊंगा। थोड़ा वोलेटिलिटी काफी हाई है सिल्वर में, तो नीचे में जब मिलता है तो 3,21,000 का एक अच्छा सपोर्ट है और 3,16,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो डिप मिलता है तो बाय कीजिए। अभी भी ऊपर में 3,32,000 का टारगेट देखा जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी सिल्वर में पॉजिटिव लग रहा है। एब्सोल्युटली ट्रेंड पॉजिटिव है, कन्विक्शन बरकरार है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स गोल्ड और सिल्वर को लेकर
एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले घरेलू बाजार में प्रीमियम पर चांदी जिसकी हम बात कर रहे थे, विदेशी बाजार से भी ज्यादा प्रीमियम पर चांदी की जहां हम बात कर रहे थे, एक बार आपके सामने उसके पीछे की वजहें रख देते हैं कि आखिरकार घरेलू बाजार में प्रीमियम इतना ज्यादा क्यों है। सबसे पहली बात, चांदी की सप्लाई में भारी कमी है। दूसरी बात, भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और चांदी की ही अगर बात करें तो ये ना सिर्फ प्रेशियस मेटल है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। देश और दुनिया की कई सारी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन में चांदी का इस्तेमाल एज रॉ मटेरियल होता है। तो ये सिर्फ प्रेशियस मेटल्स नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल में भी शामिल होता है। इस वजह से भी चांदी की डिमांड इतनी ज्यादा। जरूरत का ज्यादातर हिस्सा चांदी का इंपोर्ट होता है भारत में। पिछले एक साल में भारत में चांदी का इंपोर्ट मांग के मुकाबले कम पाया गया है। घरेलू बाजार में स्टॉक की कमी हुई है, वहीं मांग अधिक और स्टॉक कम हो तो प्रीमियम बढ़ जाता है। जाहिर सी बात, एक रैशनल अप्रोच है जहां मांग डिमांड ज्यादा है और उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे स्टॉक है वो कम है, डिमांड के सामने सप्लाई कम है और इसी वजह से प्रीमियम काफी हद तक बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो यहां पर होता हुआ भी दिखा है विदेशी बाजार के मुकाबले भी भारत में ज्यादा। इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भी घरेलू बाजार में प्रीमियम है। इंडस्ट्रियल मांग में तेज उछाल से भी प्रीमियम बढ़ा है। कई सारी वजह जिनमें से इंपॉर्टेंट खंगालकर हम आपके सामने रख रहे हैं। सोलर पैनल, ईवीज, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में चांदी की मांग जो है रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत जो देश है वो विकसित हो चुका है और काफी हद तक कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो भारत को और ज्यादा ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर बढ़ाने के लिए फोकस कर रही है और इसी के नाते अगर आप देखेंगे ढेर सारे सेक्टर्स में ढेर सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सपेंशन हो रहा है और ये सारे के सारे सेक्टर्स जो अभी हमने आपके सामने रखे, वहां चांदी की डिमांड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पाई गई है। ETF फंड्स को उतना ही मात्रा में फिजिकल में चांदी खरीदनी पड़ती है और चांदी की कमी के कारण ये फंड्स उच्च प्रीमियम पर चांदी खरीदने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये सारे के सारे कारण घरेलू बाजार में प्रीमियम बढ़ा है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी आपके सामने रखना जरूरी है, जो कि इस वक्त हम आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी पैक की चाल, यानी कि क्रूड, कच्चे तेल और नेचुरल गैस का हाल आपके सामने रख देते हैं। कल के सत्र में हमने देखा था कमजोरी थी, आज हल्की सी बढ़त पाई गई है। अगर आप देखेंगे कच्चे तेल में ब्रेंट क्रूड $64 के आसपास, WTI क्रूड $60 के आसपास, घरेलू बाजार में 5,440 के लेवल्स के आसपास कच्चे तेल के दाम जो है वो इस वक्त ट्रेंड करते हुए दिख रहे हैं। नितिन जी, एनर्जी पैक पर अगर कोई रुख बनाकर चल रहे हैं, कोई टेक्स अगर आप अपने देना चाहेंगे। मानसी जी, हम लोग सिर्फ प्रेशियस मेटल ट्रैक करते हैं ये JGF में, सॉरी एनर्जी और बेस मेटल ट्रैक नहीं करते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी। मनोज जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी। तेजस, आपकी तरफ आना चाहेंगे? तेजस हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस अनिल शिग्रेकर, चीफ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट, कमोडिटीज एंड करेंसीज, एंजल वन। तेजस, शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हमने बुलियन मार्केट पर चर्चा कर ली है, एनर्जी पैक की तरफ हम बढ़े हैं। कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया बताइएगा। देखिए, ओवरऑल जब से प्राइजेस ने 5500 का लेवल ब्रेक डाउन किया हुआ है, उसके बाद कंटिन्यू बेसिस के ऊपर हम लोग प्रेशर देख रहे थे और आने वाले समय में भी ये प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए जो रुख बना हुआ है, थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो फिलहाल जो 5400 की लेवल मिलती है तो यहाँ पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 50 to 90 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 5620 से लेके 5650 के यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो चलिए 5650 तक के लेवल्स की बात यहाँ पर हो रही है और कच्चे तेल की चाल में हल्की सी बढ़त कल के मुकाबले, लास्ट सेशन के मुकाबले तो पाई गई है। तेजस, जहां आप क्रूड की बात करें, नेचुरल गैस पर भी आपका एक टेक मैं जानना चाहूंगी। कच्चे तेल में तो उठा पटक हम देख रहे हैं, लेकिन नेचुरल गैस में वन साइड अप मूव नजर आ रहा है। एज वी स्पीक ऑल्सो काफी बढ़त के साथ नेचुरल गैस में लास्ट हमने व्यूज देखे हैं, सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए देखे हैं। क्या रीजंस इसके पीछे, क्या ट्रिगर्स इसके पीछे देख रहे हैं और करंट लेवल्स को देखते हुए स्ट्रेटजी, रणनीति क्या होनी चाहिए? यस, जैसे देखा गया था कि कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जिस हिसाब से सेलिंग थी, वहां से एक अच्छी सी रिकवरी दिखी थी, लेकिन प्राइसेस जो है 500 लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से वापस एक बार के लिए सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। जो विंटर सीजन है यूएस में, वो काफ़ी वॉलेटिलिटी में देखा जा रहा है। यहाँ पे सीजनल नंबर्स जो बाहर आ रहे हैं निकल के, वो दो ज़्यादा नॉट इम्पैक्टिंग पर्टिकुलरली ऑन इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्री में भी काफ़ी इम्पैक्ट देखा गया है और निचली लेवल से फिलहाल के लिए रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये रिकवरी जो है करीबन एक सस्टेन रैली के लिए दिख रही है, लेकिन फिलहाल के लिए
एक ये 400 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके लिए रुक कर रही है। तो फिलहाल आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे तो इसमें 340 से लेके 338 की लेवल मिलती है, तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 333 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 354 से लेके 355 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ठीक है, तो चलिए नेचुरल गैस और क्रूड पर हमने तेजस से उनके टेक्स जाने। यहाँ से फर्दर अपसाइड कच्चे तेल में भी नजर आ सकते हैं। नेचुरल गैस में तो काफी ऊपरी स्तर पर कामकाज देखने को मिला ही है। राकेश जी, आपकी तरफ से एनर्जी पैक, क्रूड, नेचुरल गैस पर अगर कोई स्ट्रैटेजी है बताइए। में मैडम हमारा भी व्यू बुलिश है। अभी जस्ट क्रूड ऑयल ने एक अपना क्रूशियल रेजिस्टेंस 5450 का ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में लग रहा है। ऊपर में 5600 और 5750 का टारगेट देखते हैं। अगर डिप मिलता है तो नीचे में 5350 का स्टॉप लॉस है। थोड़ा भी डिप मिलता है 5420 तक तो बाय में ही रहना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है। नेचुरल गैस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था फॉलिंग चैनल में और एक अपवर्ड ब्रेकआउट देखा गया है। ऑलरेडी काफी इसमें अपराइज हो चुका है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 352 लेवल तक, एक बार प्राइस वहां जा सकता है, मगर इसमें हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा नीचे आता है तो बाय करो। 333 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वहां मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए और ऊपर में 351 और 358 का टारगेट देखा जा सकता है। ओवरऑल एनर्जी पैक में तेजी लग रही है। ओके, एनर्जी पैक में यहां से फर्दर अपसाइड कन्विक्शन। तेजस और राकेश हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। मनोज जी, क्या आप भी तेजस और राकेश जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं और कच्चे तेल की चाल में यहां से ऊपरी स्तर देख रहे हैं? अगर हाँ, स्ट्रैटेजी क्या होगी? एक पॉजिटिव मोमेंटम है और हम देख रहे हैं कि 5250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो कच्चा तेल लगातार होल्ड कर रहा है। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। जो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है 5400 के आसपास आए तो बाय करना चाहिए। 5335 का स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य 5540 और 5600 के रहेंगे। नेचुरल गैस में भी हमने देखा कि 322 के जो रेजिस्टेंस थे वो नेचुरल गैस ब्रेक करके अभी लगभग 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर 332 के आसपास कीमतें आती है तो फ्रेश बाय किया जा सकता है 322 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में यहाँ 355 तक के जो टारगेट है एक बार देखने मिल सकता है। ओके, फर्दर अपसाइड 5540 तक के लक्ष्य कच्चे तेल की चाल में 5400 के लेवल्स के इर्द गिर्द 5335 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए 5476 के लास्ट लेवल्स यहां हमने देखे हैं। ऑलमोस्ट 1% के अपटिक के साथ यहां से और ज्यादा तेजी के पूरे आसार। तो चलिए, प्रेशियस मेटल्स और साथ ही एनर्जी पैक का जिक्र हमने कर लिया। अब यहां से बेस मेटल्स की चाल पर आगे बढ़ते हैं। बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस कामकाज देखने जरूर मिला था, लेकिन लास्ट ट्रेड्स की अगर बात करें बेस मेटल्स में, आज गिरावट भी नजर आई। कॉपर के दाम 1300 रुपए के आसपास करीब 1% की गिरावट वहां पाई गई। जिंक के दाम में भी करीब आधे से 1% की बिकवाली थी। लेड, निकल पर भी एक नजर होनी चाहिए। एल्यूमिनियम के लेवल्स को भी देखते हुए शुरुआत तेजस आपसे ही करना चाहेंगे। बेस मेटल्स की चाल पर कोई पर्टिकुलर मेटल जिस पर आपने स्ट्रैटेजी बनाकर रखी है? यस, जो ज्यादा से ज्यादा अभी मोमेंटम फिलहाल के लिए प्लेस डाउन हो रहा है और जिसकी बातें भी चालू है वो है कॉपर। अगले समय में हम लोग देख सकते हैं कि प्राइजेस जिस हिसाब से मोमेंटम कर रही है और आने वाले समय में भी जो आने वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी प्रीमियम के साथ में यहाँ पे फिलहाल के ट्रेड आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 1300 की लेवल जो है एक क्रूशियल लेवल है जिसको वो अगेन एंड अगेन टेस्ट डाउन कर रहा है। तो कभी भी ये प्राइजेस लोअर लेवल के लिए जाते हैं, करीबन आज के सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1285 की लेवल मिलती है तो बाइंग करने की राय रहेगी। यहाँ पे 1280 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। अगेन ये 1295 से लेके 300 के लेवल मिलती है, 1300 के लेवल की वापस मिलती है, तो वहाँ पे एक बार के लिए बिग वाली देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इसमें पोजिशनली एक बाइंग अच्छी खासी दिख रही है जहाँ पे 1340 के यहाँ पे टारगेट बनते हुए दिखेंगे अगले वाले वीक्स में, आने वाले वीक्स में। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल बेस मेटल्स पर तेजस की तरफ से। एल्यूमिनियम पर राकेश जी के भी बुलिश कॉल्स हैं खरीदारी के मौके। स्टॉप लॉस 315 का, टारगेट 317 और 320 के आंक का चल रहे हैं। 315 के लेवल्स पर बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय एल्यूमिनियम पर। वहीं मनोज जी की भी पॉजिटिव राय एल्यूमिनियम पर। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 314 के लेवल्स पर 311 का स्टॉप लॉस, 320 के लक्ष्यों मानकर चल रहे हैं। क्विकली एग्री कमोडिटी की चाल पर भी मनोज जी की जो स्ट्रैटेजी वो आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग अपडेट आपको बताना है। कोरिएंडर में खरीदारी की राय अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 11,650 के स्तर पर 11,440
11,140 का स्टॉप लॉस, वहीं 11,100 के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। यहां पर मनोज जी की राय कोरिएंडर यानी कि मसालों की चाल को देखते हुए। मनोज जी, तेजस जी और राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वायदा बाजार कमोडिटी मार्केट पर आपका रुख, आपकी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब भी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देश में लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड जो बढ़ रही है उसकी बात करते हैं। लैब ग्रोन डायमंड मार्केट के मौजूदा हालात और सेक्टर के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर ऑगमोंट लैब ग्रोन डायमंड के फाउंडर आरव बाफना ने हमारे सहयोगी विश्व मोहन से खास बातचीत की। आइए आपको बातचीत के कुछ अंश सुनाते हैं। ऑगमोंट लैब ग्रोन डायमंड के फाउंडर आरब बाफना हमारे साथ हैं। आरब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या लग रहा है लैब ग्रोन डायमंड मार्केट में किस तरह की ग्रोथ आपको दिख रही है? क्या मार्केट अब ज्यादा वाइब्रेंट हो चुका है? लोगों में अवेयरनेस भी लैब ग्रोन डायमंड को लेकर हो रही है? किस तरह की रिपोर्ट आ रही है लैब ग्रोन मार्केट को लेकर? क्योंकि आपने पिछले साल भी आपसे बातचीत हुई थी, अब वहां से और अब तक की ग्रोथ किस तरह की रही है? तो लैब ग्रोन डायमंड में पिछले साल तक काफ़ी कंज्यूमर डिमांड फिर भी रिलेटिवली कम था। अभी हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि कंज्यूमर डिमांड भी रियली पिकअप हो गया और साइड पे एट द सेम टाइम भाव भी काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले जो लैब ग्रोन डायमंड में जो 1 कैरेट के बिलो भाव थे और अभी जो भाव है उसमें ऑलमोस्ट 20% का डिफरेंस है। कितना 1 कैरेट का भाव लैब ग्रोन डायमंड का कितना रहता होगा? रफली तो 1 कैरेट का सब डिपेंड होता है कलर क्लैरिटी के ऊपर, बट रफली अराउंड आपको समझो ना अराउंड 9,000 के अंदर आज के मिनिमम 9,000 से शुरू हो जा रही है। सॉलिटेयर्स, ओके, सॉलिटेयर्स, ओके, एक और ये कितना फर्क है अगर नेचुरल डायमंड से तुलना करें तो भाव में कितना फर्क होता है? तो नेचुरल डायमंड्स में रफली अराउंड ये का सेम सॉलिटेयर रफली आपको पड़ेगा अराउंड $5,000 विच इज अराउंड आज के डेट में 4,50,000। ओके, और वो 9,000 रुपीज? यस, 9,000 रुपीज और 4,50,000। तो इतना 90% के आसपास, 99% ऑलमोस्ट 99% के आसपास का फर्क है इन दोनों प्राइसेस में। क्या लग रहा है, लेकिन लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर ये मैंने ले लिया, डायमंड तो पहन रहा हूं, लेकिन रीसेल वैल्यू क्या है? क्या कुछ वैल्यू में ग्रोथ दिख रही है या सिर्फ फिर ये इमिटेशन ज्वेलरी के तरह है कि ठीक है पहना, शौक पूरा हुआ, बस शौक की चीज है? नहीं, डेफिनेटली मतलब हम लोग मतलब अगर रीसेल वैल्यू की बात करें तो हम लोग अपने ज्वेलर्स को क्या ऑफर कर रहे हैं एज ऑगमोंट, हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि लाइफ टाइम बायबैक करके हम लोग एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं जिसमें जो भी ज्वेलर्स हम लोग से लैब ग्रोन डायमंड्स परचेस कर रहे हैं उसको हम लोग कभी भी उन लोग के लाइफ टाइम में रिटर्न करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो किस भाव पे रिटर्न? आपसे जिस भाव पे खरीदा है उस भाव से या डिस्काउंटेड जो भी मार्केट का भाव चल रहा है उसके 1 to 2% डिस्काउंट में आज की डेट में हम लोग ले रहे हैं, विच कैन ऑफ कोर्स मतलब वो चेंज भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। ओके, तो लैब के साथ अब ज्वेलरी में कैसे फिट करते? ज्यादा सिल्वर ज्वेलरी के साथ और गोल्ड के साथ किस तरह की प्रोडक्ट आप लोग डेवलप करते हैं? हम लोग का रिटेल ब्रांड भी एक्वायरा, उसके अंदर हम लोग गोल्ड के साथ लैब ग्रोन डायमंड्स फिट कर रहे हैं। अभी रिसेंट के अंदर काफी सारे दूसरे कंपनीज सिल्वर एंड विद थिक गोल्ड प्लेटिंग के साथ कर रहे हैं विच इज कॉल्ड वर्मिल ज्वेलरी। वर्मिल ज्वेलरी के अंदर भी लैब ग्रोन डायमंड्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जा रहा है और एग्जैक्ट सेम दिखने वाली ज्वेलरी भी अफोर्डेबल हो रही है। ओके, तो गोल्ड में कितने कैरेट की गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं? 9 to 22 के बीच में कितने कैरेट का गोल्ड का? क्योंकि वहां पे तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली आ रही है, अगर वो 9,000 अगर लैब डायमंड के लिए दे रही है तो फिर गोल्ड का किस कैरेट के लिए ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वहां पे? मतलब उसके अंदर आज की डेट में मेजरली 14 कैरेट यूज हो रहा है, 18 कैरेट भी यूज हो रहा है और अभी रिसेंट में अडॉप्शन 9 कैरेट का भी काफी आ रहा है। 9 कैरेट में अगर आज के डेट में आप अंगूठी लेते हो तो रफली अराउंड 20,000 रुपए के अंदर आपको लैब ग्रोन डायमंड की अंगूठी मिल जाएगी। ये गोल्ड में फिटेड 9 KT 1 कैरेट सॉलिड। ओके, इवन इन केस अगर आपको लैब डायमंड में बहुत प्राइस हाइक नहीं हुआ तो कम से कम आप गोल्ड के प्राइसेस तो हाइक डेफिनेटली बन जाएगी, ये फायदा होगा। चांदी में कितने कैरेट का इस्तेमाल करते हैं लैब डायमंड के लिए? चांदी में जो स्टर्लिंग ज्वेलरी है, यस, नॉर्मल स्टर्लिंग ज्वेलरी है। 9 to 5 जो स्टर्लिंग ज्वेलरी रहती है वो हम लोग यूज करते हैं अभी के लिए। हम लोग ने पर्सनली चांदी में ज्वेलरी इतनी बनाई नहीं है, हम लोग ने ओवरऑल मार्केट अडॉप्शन देखा है, वहाँ मतलब लोग काफी अभी चालू कर रहे हैं चांदी विद गोल्ड प्लेटिंग वर्मिल ज्वेलरी का चालू कर रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड भी इसमें फिट करने का। ओके, आप यहाँ पे चैलेंजेस क्या है जो लैब ग्रोन मार्केट में क्या चैलेंज है? बीच में आ रहा था कि चाइना को लेकर वहां से काफी ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, वहां उस वजह से यहाँ पे काफी प्रेशर दिख रहा है। अभी मौजूदा माहौल में लैब ग्रोन डायमंड मार्केट में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और बजट राउंड कॉर्नर है तो आप लोगों की उम्मीदें क्या है वहां पर?
तो मेजरली अभी हम लोग का सबसे बड़ी चैलेंजेस है एक्सपोर्ट मार्केट का क्वाइट अफेक्ट हो गया है क्योंकि 50% यूएस से टैरिफ लग गया है। तो एक्सपोर्ट जो पहले होता था दिन के रफली अराउंड 3 से 4 करोड़ के एक्सपोर्ट होते थे सिर्फ लैब ग्रोन डायमंड के यूएस को, वो आज के डेट में ऑलमोस्ट हाफ 1/4 हो गए। ओके, तब कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट जो इतने सारे एफटीए हो रहे हैं, 14 देशों से एफटीए साइन कर रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा ऑल्टरनेटिव मार्केट आपको नहीं मिल पा रहा? यस, यूके में अभी काफी डिमांड, यूके यूरोप में काफी डिमांड। तो वहां भी चाइनीज एक्सपोर्टर ज्यादा हावी तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, इट्स अभी इंडिया का स्पेशली बेल्जियम के अंदर काफी अच्छा मतलब काफी साल से अपने डायमंड ट्रेडर्स उधर बसे हुए हैं और उधर से ही धंधा कर रहे हैं। तो उधर से काफी सारे बेल्जियम के जो ट्रेडर्स है वो इंडियंस भी है, तो उसकी वजह से काफी सारा एक्सपोर्ट आज के डेट में बेल्जियम में भी जा रहा है। स्पेशली मिडिल ईस्ट इज अ वेरी मतलब बहुत अच्छा मार्केट है आज के डेट में। मिडिल ईस्ट में भी बहुत ज्यादा हम लोग का माल जा रहा है, टर्की साइड भी काफी जा रहा है। और अभी रिसेंट में तो हम लोग ने हांगकांग में भी काफी माल बेचा है। ओके, जो नए ज्वेलर है जो इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं लैब डायमंड के जरिए, उनके लिए क्या सलाह है? तो नए ज्वेलर्स के लिए ये सलाह है कि द बैरियर टू एंट्री आज के डेट में बहुत कम है। मेरे को लगता है इवेंचुअली लैब ग्रोन डायमंड की जो ज्वेलरी रहेगी रिटेलर्स के लिए स्पेशली, इट विल बी ऑल डिजाइन ओरिएंटेड। मतलब जितने अच्छे आपके डिजाइन रहेंगे उतने ज्यादा अच्छे प्रीमियम्स भी आपको मिलेंगे। जैसे आज की डेट में मनीष मल्होत्रा जैसे फैशन डिजाइनर्स सेम कपड़ों के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और ये कहीं आप कोई भी नॉर्मल शादी वाले कपड़ों के ऊपर जाओगे तो आपको 40,000 में भी मिल जाएंगे। तो वैसा मेरे को लगता है ये मार्केट हो जाएगा कि डिजाइन ओरिएंटेड मेजरली हो जाएगा, डिजाइन के ऊपर ज्यादा पैसा मिलेगा ओवरऑल कंपेयर टू जस्ट प्योर जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनती थी। ओके, तो लगातार आपको लग रहा है कि कॉस्टिंग कम हो रही है लैब? कॉस्टिंग कम नहीं हो रही, कॉस्टिंग स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन मार्जिन फिर भी कम हो रहे हैं। ओके, बजट से कुछ डिमांड आपको लग रहा है कि यहाँ पे सीट्स वगैरह को लेकर जो इंपोर्ट में कुछ राहत, कुछ छूट की उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग तो इंपोर्ट के अंदर काफी हद तक तो अभी तो फ्री मतलब ऑलमोस्ट इंपोर्ट का जो बैरियर था पहले लैब ग्रोन डायमंड का, वो तो लास्ट बजट में तो निकाल ही दिया था कम्प्लीटली। तो हम लोग को अभी लगता है कि जितने ज्यादा एफटीए साइन होंगे इंडिया के साथ उतना ज्यादा बेनिफिट होगा बोथ फॉर द लैब ग्रोन डायमंड एंड द होल ज्वेलरी इंडस्ट्री ऑल्सो।